हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 33 केवी ट्रिपल फीडर पैनल के सर्किट डायग्राम के बारे में। इस सर्किट डायग्राम में हम मेनली रूप से 4 सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्शन सर्किट, जिसमें हम रिले प्रोटेक्शन, रिले के कनेक्शन के बारे में देखेंगे। कंट्रोल सर्किट, जिसमें हम ट्रिप कॉइल, क्लोज कॉइल, उसके जो टर्मिनल कनेक्शन होते हैं उसके बारे में देखेंगे। और प्रोटेक्शन सर्किट में प्री क्लोज, पोस्ट क्लोज भी देखेंगे। इंडिकेशन सर्किट में अनंसिएटर के बारे में देखेंगे। मीटरिंग सर्किट में जो पीटी-सीटी का केबल आता है वो मीटर में किस प्रकार कनेक्ट होता है उसके बारे में देखेंगे। और ये चारों सर्किट को ऑक्सिलरी सप्लाई दिया जाता है। डीसी सर्किट जो J1 J2 रहती है उसके बारे में हम देखेंगे। अब कोई भी डायग्राम को समझने से पहले हमें उसके फेरूल को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो भी फेरूल जो कैपिटल लेटर ए से स्टार्ट होता है वो डिस्टेंस प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का वो केबल रहता है। जो बी से स्टार्ट होता है बस बार प्रोटेक्शन का, सी से स्टार्ट होती है तो बैकअप प्रोटेक्शन ओवर करंट अर्थ फॉल्ट का रहता है। डी से मीटरिंग और ई से पीटी का, जैसे E11, E31, E51, E71 ये हो गया। H1 H2 AC रहता है। जे से मतलब J1 J2 DC रहता है। के से स्टार्ट होता है जो कंट्रोल वायर रहता है, जो पोस्ट क्लोज, प्री क्लोज ये सब हो गया। प्रोटेक्शन का इसी में रहता है, कंट्रोल वायरिंग का ही। और ये प्रोटेक्शन का सी हो गया जो सीटी वाली रहती है। के कंट्रोलिंग मतलब कि क्लोज और ट्रिप करने वाली जो रहती है। एल इंडिकेशन और अनंसिएटर का रहता है। तो मेनली रूप से हम यही जो हम ट्रिपल फीडर पैनल में देखेंगे उसमें डिस्टेंस प्रोटेक्शन या डिफरेंशियल यूज़ नहीं होगा, बस बार प्रोटेक्शन इसमें यूज़ नहीं होगा। मेनली रूप से सी डी, जो सी बैकअप प्रोटेक्शन है वही प्रोटेक्शन में यूज होगा। तो आगे हम देखते हैं जो भी ये सर्किट डायग्राम है एबीवी पैनल का है। इस एबीवी पैनल में जो मेनली रूप से इन सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है, जो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन, एसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीटरिंग सर्किट और सीवी क्लोजिंग, ट्रिपिंग, इंडिकेशन, प्रोटेक्शन सर्किट, मास्टर ट्रिप, रिले, अनंसिएटर, ये सब सारे हैं जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे केवल मीटरिंग सर्किट और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन का ही आज डिस्कस करेंगे। ये जैसा कि दिया हुआ है लाइन डायग्राम, इस लाइन डायग्राम में ये 33 केवी बस है। 33 केवी बस से डायरेक्ट वो बस आइसोलेटर पे आती है। 29 ये आइसोलेटर का ANSI कोड होती है। ANSI कोड हम एक वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। ये 52 ब्रेकर का ANSI कोड होता है। फिर उसके बाद 50-51 ये ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले का ANSI कोड होती है। तो सबसे पहले बस बार, बस आइसोलेटर, उसके बाद ब्रेकर, फिर सीटी, फिर लाइन आइसोलेटर, फिर उसके बाद हमारा फीडर जुड़ी रहती है। फिर लाइन आइसोलेटर के बाद अर्थ लिंक रहती है। अगर शटडाउन ले तो प्रॉपर अर्थिंग के बाद ही हम उस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 33 केवी जो लाइन रहती है उस पर मेनली रूप से डबल कोर सीटी रहती है। एक कोर तो मीटरिंग में यूज होती है और एक कोर प्रोटेक्शन में यूज होती है। उसी प्रकार ये फीडर 1 का, फीडर 2 का, फीडर 3 का। तो ये सिर्फ सिंगल लाइन डायग्राम है। अगर तीनों फेज का दिखाया जाएगा तो एक फीडर पे 3 लाइन आएगी, RYB फेज। अब यहाँ पे हम 3 लाइन डायग्राम, ये है 3 लाइन डायग्राम, ये तीनों फेज है RYB। फिर उसके बाद बस आइसोलेटर, फिर ब्रेकर, फिर यहाँ पे सीटी लगी रहती है, फिर लाइन आइसोलेटर, फिर अर्थ लिंक लगा रहता है, फिर फीडर। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो सीटी है वो एक कोर ये हो गया, एक कोर ये हो गया, 2 कोर का ये सीटी है। और प्रत्येक कोर में तीनों फेज का यहाँ टर्मिनल आएगा, मतलब 6 टर्मिनल हमें सीटी जंक्शन बॉक्स पे मिलेगी। तो जो 6 टर्मिनल है तो ये मेनली रूप से स्टार कनेक्शन रहता है। तो एक साइड यहाँ पे स्टार हम कर देते हैं। तो स्टार में जो न्यूट्रल होती है वो किस साइड बनेगा इसका हम एक अलग वीडियो देखेंगे। तो न्यूट्रल जो बनती है जिस तरफ हमें लाइन को प्रोटेक्ट करनी रहती है,
तो ये फीडर जो है, फीडर को आउटगोइंग फीडर है, तो इधर साइड हमें प्रोटेक्ट करनी है, तो लाइन जो न्यूट्रल बनेगी वो फीडर की तरफ भी बनेगी। अगर हम न्यूट्रल इस तरफ बना दें 1C1, 1C31, 1C51 की तरफ, तो ये प्रोटेक्शन डिफरेंट हो जाएगा। तो मतलब कि ये बस बार की तरफ प्रोटेक्शन करेगा, इधर अगर फॉल्ट आया तभी ये रीड कर पाएगा। उसी प्रकार यहाँ मीटरिंग सर्किट भी हम फीडर की तरफ ही इसका न्यूट्रल बनाएंगे। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 1C11, 1C31, 1C51 ये ओवर करेंट अर्थ फॉल्ट का ये फेरूल है। जैसा कि इसमें देखे थे, जो C का फेरूल रहता है बैकअप प्रोटेक्शन ओवर करेंट अर्थ फॉल्ट का, वही यहाँ पे C का फेरूल है, D का फेरूल मीटरिंग सर्किट का। उसी प्रकार ये फर्स्ट फीडर हो गया, सेकंड फीडर का, उसी प्रकार थर्ड फीडर का, उसी प्रकार एक CT का भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें उसके क्लास के बारे में। जो 5P है, P जिसमें लगी रहती है जिस क्लास में, वो प्रोटेक्शन सर्किट होती है। तो 5P, 5P1, 5P2 होती है। यहाँ 5P प्रोटेक्शन सर्किट है और ये क्लास है 0.2, 0.5 होती है, तो ये 0.5 इसका क्लास है मीटरिंग का। अब आगे हम इसके DC डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। तो DC मेनली रूप से दो सोर्स रहता है DC का, DC सोर्स 1 और DC सोर्स 2। मतलब अगर एक DC सोर्स फेल हो जाए तो दूसरा DC स्टैंड बाई में रहे, तो इसीलिए यहाँ दो सोर्स लगाया रहता है। लेकिन मेनली रूप से बैटरी सेट एक ही रहती है, तो एक ही बैटरी सोर्स से हम दोनों DC सोर्स में लूप मार देते हैं। तो यहाँ पे DC सिलेक्टर स्विच भी दिया गया है। इस DC सिलेक्टर स्विच से हम अगर दोनों अलग अलग DC सोर्स रहे तो भी हम किस DC सोर्स पे हमें चलानी है उसे सिलेक्टर स्विच से उस मोड पे हम रोटेट कर देंगे। जैसे में अगर हमें DC सोर्स 1 पे चलानी है तो DC सोर्स 1 पे रोटेट करने पे जो हमारा टर्मिनल यहाँ पे एक्टिवेट होगा वो 3P3, 3P4 एक्टिवेट होगा, 4P3 और 4P4 एक्टिवेट होगा, और 1P1, 1P2 और 2P1, 2P2 ये 4 टर्मिनल हमारे एक्टिवेट होंगे। तो लेकिन ये वाले एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि हमारा DC यहाँ तक आया हुआ है और इन दोनों से लूप लगा के यहाँ तक आया हुआ, यहाँ तक तो आया नहीं हुआ। तो ये जो है ये DC सोर्स 2 से इसे गया है, तो ये कैसे यहाँ पे DC पहुँचेगा? तो यहाँ से जो 1P2 और 2P2 ये इसे एनर्जाइज करेगा DC सोर्स, और उसी प्रकार जो फीडर 1 के TC सर्किट और प्रोटेक्शन सर्किट है, एनंसिएटर सर्किट है, वो DC सोर्स 1 का 3P4 और 4P4 से एनर्जाइज होगा। उसी प्रकार अगर हमें DC सोर्स 2 पे रखनी है तो 2 पे हमारा कौन कौन सा टर्मिनल एक्टिवेट होगा? इसमें 3P1 और 3P2 एक्टिवेट होगा, 4P1 और 4P2 एक्टिवेट होगा, और 1P3, 1P4 और 2P3, 2P4। तो ये जो DC सोर्स 1 से जिसे मिल रहा था उस पे DC अब यहाँ से नहीं मिलेगा। ये DC जो मिलेगा 1P3, 1P4 इस टर्मिनल से और 2P4 से मिलेगा। उसी प्रकार इसे DC 3P2 और 4P2 से मिलेगा। तो ये DC का हो गया। तो मेनली रूप से जो DC सोर्स 1 रहता है वो मेनली रूप से प्रोटेक्शन सर्किट से जुड़ा रहता है। तो जितने भी तीनों फीडर के प्रोटेक्शन और ट्रिप सर्किट है, ट्रिप कॉल सर्किट ऑफ फीडर 1, प्रोटेक्शन सर्किट फीडर 1, एनंसिएटर, और फिर यहाँ पे फीडर 2 के ट्रिप कॉल सर्किट, फीडर 3 के ट्रिप कॉल सर्किट, और दोनों फीडर के प्रोटेक्शन सर्किट। मतलब कि जो प्रोटेक्शन सर्किट मेनली रूप से वो कंट्रोल सर्किट है, वो DC सोर्स 1 से जुड़ा रहता है, और DC सोर्स 2 से इंडिकेशन सर्किट और मीटरिंग सर्किट तीनों फीडर का ये जुड़ा रहता है। अब आगे हम देखते हैं इसके AC डिस्ट्रीब्यूशन को। AC डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी दो रहते हैं, मतलब एक ही रहते हैं, और यहाँ से लूप दे दिया जाता है ताकि दूसरे पैनल में, एडजेसेंट पैनल में हम आउटगोइंग दे सकें। तो यहाँ पे जो DC डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो AC डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है उसमें जो सॉकेट, पावर सॉकेट रहते हैं या थर्मिस्टर लगाए रहते हैं, हीटर लगाए रहते हैं, वो सब के लिए यहाँ पे AC
यूज़ दिया जाता है। तो ये ऐसी सारे पैरेलल सर्किट में रहेंगे। जो CIL यहाँ पे लैंप है, ये स्विच दिया हुआ है, उसी प्रकार ये हीटर का यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, ये हीटर यहाँ पे है, उसी प्रकार पावर सॉकेट का यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये मीटरिंग सर्किट है। मीटरिंग सर्किट तीनों फीडर का 3 मीटरिंग सर्किट है। तो ये फीडर फर्स्ट का मीटरिंग सर्किट है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मीटरिंग में जो हम एनर्जी मीटर करते हैं वो एनर्जी वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम। तो टाइम ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। तो वोल्टेज और करेंट के लिए हम CT से का केबल और PT का केबल हम देते हैं। तो CT का जो केबल है वो D, जिसका फेरुल D से स्टार्ट होता है, D वो मीटरिंग सर्किट के लिए जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है D11, D31, D51, D71। तो CT हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होती है, मतलब करेंट आर्मीटर जो भी रहता है वो सीरीज़ में। तो इसीलिए यहाँ पे यहाँ से 1X01 TB नंबर से ये जा रहा है, और फिर ये TTB टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक से होते हुए ये मल्टी फंक्शन मीटर में गया है। फिर यही 1D11 जो है टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक से जाने के बाद 1D12 बन गया है। यही 1D12 जो है वो मल्टी फंक्शन मीटर से आने पे 1D13 बन गया, और यही सीरीज में हो करके फिर TTB2 से निकल करके ये आ करके न्यूट्रल में जुड़ गया है, मतलब कि ये ऑलवेज सीरीज होगा। तो ये TTB का क्या काम रहता है, टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक। अगर हमें मेंटेनेंस करना है या कोई नया मीटर लगानी है, या इसी के साथ हमें एक आम मीटर अलग से जोड़ना है करंट चेक करने के लिए, तो यहाँ पे हम इस टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक से हम CT को शॉर्ट करके हम और PT को ओपन करके हम यहाँ पे दूसरा मीटर चेंज कर सकते हैं या मेंटेनेंस का काम हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक नहीं रहता तो हम यहाँ पे जो TB है, TB का टर्मिनल हमें खोलने पड़ते, उसमें और ज़्यादा ये शॉर्टिंग का या ओपन का डर रहता है। CT का सेकेंडरी हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, मतलब क्लोज होना चाहिए। तो अगर ओपन हो जाए तो CT ब्लास्ट भी हो सकता है, क्योंकि सेकेंडरी में हाई EMF के कारण इंसुलेशन फेलियर हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक दिए हुए हैं कि CT के जो सेकेंडरी साइड है उसे शॉर्ट करके हम यहाँ पे लगा सकते हैं दूसरे मीटर, या फिर हम कोई दूसरे इक्विपमेंट मीटर। उसी प्रकार यहाँ पे जो 1D31 है, 1D31 भी 4 से गया है और ये 6 से वापस आया है, जो 5 पे यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट हुआ है। फिर ये 8 वाले जो न्यूट्रल है, उसी प्रकार 1D11 यहाँ सीरीज में जा कर के ये न्यूट्रल में कनेक्ट हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी CT के वायर रहते हैं वो सीरीज में रहते हैं। उसी प्रकार PT के वायर पैरेलल में, मतलब कि यहाँ से ये फ्यूज़ दिया हुआ है। तो फ्यूज़ क्यों दिया हुआ रहता है, क्योंकि अगर हमें किसी प्रकार की CT का PT का हमें मेंटेनेंस करना है, या फिर उसका कोई फ्यूज़ आउट हो गया है तो उसे हमें मतलब रिप्लेस करनी है, तो हम फ्यूज के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि फ्यूज अगर जल भी जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि PT का सेकेंडरी ओपन होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि सेकेंडरी शॉर्ट होने पे बहुत हाई करंट फ्लो होगा, हाई करंट के कारण हीटिंग प्रॉब्लम आने के कारण PT ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए यहाँ फ्यूज़ दिया हुआ है। ये फ्यूज से यहाँ से पैरेलल में यहाँ से जाता है। उसी प्रकार अगर दूसरे फीडर में जाना है तो यहीं से हम पैरेलल ले सकते हैं। उसी प्रकार ये तीनों फीडर का हो गया। अब यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि PT में हमें DC सोर्स भी चाहिए, तो ये DC सोर्स यहाँ से मिला हुआ है 3 के 11, 3 के 12, 110 वोल्ट DC सोर्स। इसके जो LED बल्ब रहते हैं वो DC पे ही ऑपरेट होते हैं। अब अगले वीडियो में हम
इसके सर्किट ब्रेकर, क्लोजिंग, ट्रिपिंग सर्किट के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।